मग के करीबी रहमी का ट्री मौजूद था। ऊपर चढ़कर इसकी नई निकली हुई कोंपले तोड़ो, जल्दी करो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मगर आप तो बाशोरा झाड़ी के बारे में कह रहे थे, टाइगर ने हैरान होकर कहा। नहीं, बाशोरा झाड़ी T3 हल्की ताकत पर तो काम दे सकती है, इंतहाई ताकतवर T3 पर वो असरअंदाज ना हो सकेगी। यही बात तो मैं अब तक सोचता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि T3 की इंतहाई ताकतवर डोज LSI-30 इंतहाई ताकतवर डोज के करीब पहुंच जाती है और नई कोंपलों का रस दरख्त के तने और शाखों से ज्यादा पीवर और ताकतवर होता है, इसलिए इसे आजमाना चाहिए, इमरान ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ तेजी से दरख्त पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर जाकर ऐसी शाखें तोड़कर नीचे फेंकनी शुरू कर दी जिनके सिरों पर नई कोंपलें उगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उनका अच्छा खासा ढेर इकट्ठा हो गया तो इमरान ने जूलिया की मदद से उन्हें इकट्ठा किया और एक बार फिर वो मप्त में पहुंच गए। इमरान ने कोंपलें तोड़ी, उन्हें हथेली में तेजी से मसला और फिर सफदर का मुंह खोलकर उसने उन्हें मुट्ठी में ही पूरी ताकत से दबाया तो उसके चंद कतरे निकलकर सफदर के खुले हुए मुंह में चले गए। पहले चेक कर ले कि क्या वाकई इसका कोई असर भी होता है या नहीं, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर भी काफी सारी शाखें उठाए अंदर आ गया था और फिर चंद लम्हों बाद सफदर के जिस्म में हरकत जाहिर होने लग गई तो इमरान, जूलिया और टाइगर तीनों के चेहरों पर मसरत के आसार नमूदार हो गए। उसके बाद इन तीनों ने बारी बारी हर साथी के मुंह में कतरे टपकाने शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद वो सब होश में आ चुके थे। और जब इमरान ने उन्हें डॉक्टर फ्रैंक से मुलाकात और फिर उसकी तफसीलात बताई तो वो सब बेहद हैरान हुए कि वो बेहोशी पड़े रहे और इमरान और जूलिया इस कदर खतरनाक हालात से भी गुजर गए। मिस जूलिया, आपने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया था, वरना वो झक्की डॉक्टर यकीनन हम सबको गोलियों से उड़ा देता, सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। यही तो औरतों में सिफत होती है कि एक लम्हे में अच्छे से अच्छे अक्लमंद आदमी को उल्लू बनाकर रख देती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, मैंने तुम्हारी तरह उसकी खुशामद ना की थी। तुम तो इस तरह अकीदतमंद बने हुए थे कि जैसे वाकई वो अहमक कोई अजीम शख्सियत हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी तरह कोई गलत बात ना की थी, वो वाकई बहुत बड़ा साइंसदान है, मैंने उसकी तस्वीर भी देखी हुई थी। यही वजह थी कि जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ मैं उसे पहचान गया। मेरे तो तस्वुर में भी ना था कि ये वही डॉक्टर फ्रैंक होगा, मैं सोचता रहा कि कोई और होगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अब क्या प्रोग्राम है? हमारा सामान हथियार वगैरह तो जाहिर है उन्होंने साथ ना भेजे होंगे, सफदर ने कहा। जाहिर है अगर वो इतना ही मेहरबान होता तो मुझे कम से कम कंवारा तो ना भेजता, निकाह तो करा ही देता। मगर इमरान की जुबान एक बार फिर रवा होने लगी। फिर वही बकवास, तुम बाज नहीं आओगे, जूलिया ने उसका फिक्रा काटते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। मेरा मतलब था सुजैन से, बेचारी जंगल में धक्के खाते फिर रही है, इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। अच्छा तो तुमने अब सुजैन पर नजरें रखी हुई हैं, क्यों? जूलिया ने फनकारते हुए लहजे में कहा। तौबा तौबा, मेरी नजरें अब इतनी वजनी भी नहीं है कि मैं उन्हें किसी पर रख सकूं, वरना अब तक तुम इन नजरों के नीचे कब की दब चुकी होती, इमरान ने कहा तो यकलक जूलिया का चेहरा किसी अनजानी मसरत से खिल उठा। पता नहीं कब इस शख्स की बकवास से पीछा छूटेगा, सिवाय बकवास करने के इसे कोई और काम आता ही नहीं, यकलक तनवीर ने गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। एक ही तरीका है, वो चौहार वाला, आखिर भाई को सोचना तो चाहिए, कब तक सिर्फ बड़बड़ाता ही रहेगा, इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। मगर तनवीर ने होंठ भींचकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इमरान साहब, क्या वाकई आपका प्रोग्राम सुजैन और उसके साथियों का यहीं रुककर इंतजार करने का है, सफदर ने कहा। इस मब्द के बाहर हर तरफ इंतहाई खौफनाक जंगल फैला हुआ है और इस वक्त इस जंगल के घने हिस्सों में दाखिल होना खुदकुशी करने के मुतरातिफ है, जबकि हमारे पास असला भी नहीं है और मुझे यकीन है कि सुजैन भी दिन निकलने पर ही इधर का रुख करेगी, क्योंकि जाहिर है डॉक्टर फ्रैंक ने अगर उसे हमारे मुतालिक बताया होगा तो साथ ही ये भी बता दिया होगा कि मैं और जूलिया बेहिस और बाकी लोग बेहोश। अब जाहिर है उसे क्या मालूम होगा कि टाइगर को खुद ब खुद होश भी आ सकता है और फिर रहमे का ट्री वाला नुस्खा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इमरान ने अचानक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ तो तुम इसलिए बस बातें किए जा रहे थे, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ पहले ही कह देना चाहिए था, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं तो यही सोचता रहा कि बगैर कहे काम बन जाएगा, लगता है कहे बगैर काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैं वापस जाकर जरूर कहूंगा, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। क्या कहोगे, क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। यही कि वक्त बेहद कीमती चीज है और वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है, क्यों सफदर? दुरुस्त बात है ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ट्रांसमीटर की मखसूस आवाज सुनते ही कुर्सियों पर बैठे
मुसलसल शराब पीते हुए सुजैन और मारून दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। सुजैन ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर सामने रखे हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रे कॉलिंग बादाम, ओवर। बटन ऑन होते ही ट्रांसमीटर से रे की आवाज निकली और सुजैन और ज्यादा चौंक पड़ी। यस, सुजैन अटेंडिंग यू, ओवर। सुजैन ने सख्त लहजे में कहा। मादाम, डॉक्टर फ्रैंक उन सब अफराद को लेबोरेटरी से बाहर भिजवा रहे हैं, इस सिया मब्द वाले रास्ते से, ओवर। रे ने कहा। बाहर भिजवा रहे हैं? क्यों, किस हालत में, ओवर? सुजैन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मादाम, डॉक्टर ने पहले उस लड़की जूलिया से पूछगछ की, उसके बाद उसके एक साथी इमरान को 01 से बुलवाया। उस इमरान ने डॉक्टर फ्रैंक के मज़ामीन की बेहद तारीफ की। उस पर डॉक्टर फ्रैंक ने अपने असिस्टेंट एंथोनी से कहकर उन दोनों को किसी दवा के इंजेक्शन लगवाकर बेहिस कर दिया और फिर उसने उन दोनों को 01 भिजवा दिया ताकि वहां से जैकब उन्हें और उनके बेहोश साथियों को सिया मद में फिकवा दे। जैकब के आदमी अब उन्हें ले जा रहे होंगे, ओवर। रे ने कहा। ओ अच्छा, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस रिपोर्ट, ओवर एंड ऑल। सुजैन ने इस बार कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। मारून खामोश बैठा हुआ था। हेलो हेलो, सुजैन कॉलिंग डॉक्टर फ्रैंक, ओवर। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद सुजैन ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस, डॉक्टर फ्रैंक अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से डॉक्टर फ्रैंक की चिल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। डॉक्टर फ्रैंक, पाकिश या सीक्रेट सर्विस वालों का क्या हुआ? आपने बताया नहीं, ओवर। सुजैन ने कहा। उसने जानबूझकर रे की रिपोर्ट जाहिर न की थी। मैं तुम्हें बताने का पाबंद तो नहीं हूँ, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, ओवर। डॉक्टर फ्रैंक हत्ते से उखड़ गया था। डॉक्टर फ्रैंक, आपको इल्म नहीं कि ये लोग किस कदर खतरनाक है और मुझे उनके बारे में बेहद फिक्र है। यही वजह है कि मैं आपकी तरफ से उनके मुतालिक कुछ सुनने के लिए इतनी रात गए भी जाग रही हूँ, ओवर। सुजैन ने होंठ भींचते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा बज़ाहिर नरम ही था। वो खतरनाक लोग नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। वो इमरान वाकई साइंसदान है। तुम्हें किसी ने गलत बात बता दी है। बहरहाल फिर भी मैंने उसे और उस औरत जूलिया को LS30 की डोज देकर बेहिस कर दिया था, क्योंकि मैं लेबोरेटरी के मामले में किसी किस्म का रिस्क लेने का कायल नहीं हूँ। उसके बाकी साथी वैसे ही 01 में बेहोश पड़े हुए हैं। मैंने जैकब को कह दिया है कि वो उन सबको बाहर मग में डलवा दे। मेरा ख्याल था कि जैकब की तरफ से इत्तला आने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। बहरहाल तुमने अब खुद ही पूछ लिया है तो मैंने बता दिया है। सुनो, उन्हें वहां से उठवाकर अपने जंगल से दूर कहीं भिजवा दो, ये खुद ही वापस चले जाएंगे। इमरान और उस औरत जूलिया को एंटी LS30 के इंजेक्शन लगा देना और बाकी बेहोश अफराद को सिर्फ एंटी 3 के, वो होश में आ जाएंगे, समझ गई, ओवर। डॉक्टर फ्रैंक ने तेज तेज लहजे में कहा। कहीं वो मब में पहुंचते ही खुद ब खुद होश में ना आ जाए, ओवर। सुजैन ने पूछा। क्या अहमकाना बातें कर रही हो? LS30 और T3 के असरात खुद ब खुद तो खत्म ही नहीं हो सकते, चाहे एक हफ्ता ही क्यों ना गुजर जाए, ओवर। डॉक्टर ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। ठीक है डॉक्टर, ओवर। सुजैन ने इस बार मुतमईन लहजे में कहा और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल की आवाज सुनकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। शुक्र है डॉक्टर की एहतियात काम आ गई और उसने उस इमरान को बेबस कर दिया, वरना न जाने क्या हो जाता। अब हमें फौरन वहां सिया मद पहुंच जाना चाहिए, मारून ने कहा। अहमक हो गए हो, इतनी रात गए, इस कदर खतरनाक जंगल में जाने की क्या जरूरत है? सुना नहीं तुमने कि वो खुद ब खुद किसी तरह भी ठीक नहीं हो सकते? सुबह जाकर उन्हें गोलियों से भून डालेंगे और हमें खुद भी जाने की क्या जरूरत है? गोलियां ही तो मारनी है, मेरे आदमी ये काम आसानी से कर लेंगे। सुजैन ने शराब की बोतल दोबारा उठाते हुए कहा। नहीं सुजैन, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम हेलीकॉप्टर में भी तो जा सकते हैं, मारून ने होठ चबाते हुए कहा। सिया मद के इर्द गिर्द खासा घना जंगल है, इसलिए हेलीकॉप्टर को रात के वक्त दुरुस्त तौर पर वहां उतारने में खतरा भी पेश आ सकता है। फिर 0 सर्किट भी तो खत्म करना पड़ेगा, तभी हेलीकॉप्टर क्रॉस कर सकेगा। बहरहाल तुम अपना इंतकाम लेने के लिए बेचैन हो तो मेरा वादा कि आदमियों की बजाय सुबह को मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम अपने हाथों से उन्हें गोलियों से उड़ा देना। बस अब तो खुश हो, सुजैन ने कहा और मारून भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरी खुशी तो तुम्हारे साथ है सुजैन, मारून ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुजैन भी बेख्तियार हंस पड़ी। दूसरी सुबह सुजैन खासी देर से जागी और मारून में इतनी हिम्मत न थी कि वो जबरदस्ती सुजैन को जगा देता, और वो ये भी जानता था कि सुजैन रात गए तक मुसलसल शराब नवेशी करने के बाद ही सोई है, इसलिए अब जाहिर है कि वो खासी देर से जागेगी। गोश्त ने हेलीकॉप्टर तैयार करा लिया था और सोजो से कहकर सिया मद की तरफ वाला 0 सर्किट भी ऑफ करा दिया था, क्योंकि बहरहाल अब वो सुजैन का नंबर 2 था। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बावजूद उसमें अभी
इतनी हिम्मत ना थी कि वो सुजैन को भी जगा देता, इसलिए बस बेचैनी से वो सुजैन की खौफगाह के बाहर मुसलसल टहले चला जा रहा था। फिर काफी देर बाद उसने खौफगाह के बाहर लगी हुई घंटी बजने की आवाज सुनी तो वो बेख्तियार उछल पड़ा और दूसरे लम्हे वो दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे तुम, मैंने तो बेटी के लिए मुलाजिमा को बुलाया था, बिस्तर पर बैठी हुई सुजैन ने चौंक कर कहा। उसकी आंखों में नींद का खुमार अभी तक मौजूद था। सुजैन, 10 बज गए हैं, मैं 2 घंटे से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने हेलीकॉप्टर तैयार करा लिया है और सोजो से कहकर जीरो सर्किट भी ऑफ करा दिया है। हमें जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहिए, मारून ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। उसी लम्हे खौफगाह का दरवाजा खुला और मुलाजिमा चाय का एक कप ट्रे में रखे हुए अंदर दाखिल हुई। अरे, बेहोश और बेहिस अफराद को गोलियां ही तो मारनी है, मार लेंगे चलकर, इसमें आखिर इतनी क्या बेचैनी है। वैसे यकीन करो मारून, मुझे तो अब इस सारे काम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा तो दिल चाहता है कि उन्हें पहले होश में ले आऊं और फिर उनसे मुकाबला करके उनका खात्मा करूं, फिर तो कोई लुत्फ भी आए। सुजैन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उस इमरान का खात्मा तो उस तरह कर देना, बाकी को चाहे होश में ले आना, मुझे कोई एतराज नहीं है, मारून ने कहा। मैं यकीनन ऐसा ही करती, बल्कि उस इमरान को भी होश में ले आकर उसे पूरी तरह मुकाबले का मौका देती, लेकिन ये लोग लेबोरेटरी के अंदर हो आए हैं, इसलिए अब मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकती। अब उन्हें उसी तरह मरना होगा। बहरहाल तो चल हेलीकॉप्टर के पास, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, सुजैन ने कहा और मारून सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और खौफगाह से निकलकर उस तरफ को चल पड़ा जिधर खुसूसी हेलीकॉप्टर मौजूद था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सुजैन आती हुई दिखाई दी। उसने अपनी आदत के मुताबिक इंतहाई मुख्तसर सा लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसके बाल बाकायदगी से संवरे हुए थे और चेहरे पर मेकअप के टचेस भी दिखाई दे रहे थे। बोर तो नहीं हो गए मेरा इंतजार करते करते? सुजैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बोर, तुम्हारा इंतजार तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ, मारून ने बड़े जज्बाती से लहजे में कहा और सुजैन का मुस्कुराता हुआ चेहरा और ज्यादा खिल उठा। आओ फिर ये काम भी मुकम्मल कर ही डाले, सुजैन ने हंसते हुए कहा और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर उन दोनों को लिए फिजा में बुलंद होकर जंगल के ऊपर उड़ता हुआ उस तरफ को बढ़ता जा रहा था जिस तरफ सिया मब था। वो जीरो सर्किट ऑफ करा दिया है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑफ ना हुआ हो और हम हेलीकॉप्टर समेत जलकर भस्म हो जाए। अचानक सुजैन ने चौंक कर पायलट सीट पर बैठे मारून से मुखातिब होकर कहा, आप कुछ सोजो से बात कर ले, मैंने तो उसे हुक्म दिया था, ऐसा ना हो कि वो मुझे टाल गया हो, मारून ने कहा तो सुजैन ने भी सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर में मौजूद ट्रांसमीटर पर सुजो की फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, सुजैन कॉलिंग ओवर, सुजैन ने कॉल देनी शुरू कर दी जबकि मारून ने हेलीकॉप्टर को तकरीबन फिजा में मौलिकी कर दिया था। यस, सोजो अटेंडिंग यू मादाम, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से सोजो की आवाज सुनाई दी। सोजो, जीरो सर्किट ऑफ कर दिया है या नहीं, ओवर, सुजैन ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, मारून साहब ने हुक्म दिया था इसलिए मैंने उसे ऑफ कर दिया है, सोजो ने जवाब दिया। ओके, बस यही पूछना था, ओवर एंड ऑल, मादाम ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया जबकि मारून ने एक झटके से हेलीकॉप्टर को दोबारा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सुजैन के चेहरे पर गहरा इत्मीनान मौजूद था। थोड़ी देर बाद उन्हें सिया मब्द नीचे नजर आने लगा और मारून ने हेलीकॉप्टर को बराह रास्त मब्द के अंदर उसके सहन में उतार दिया क्योंकि बाकी तो हर तरफ घने और ऊंचे दरख्त थे। हेलीकॉप्टर उतार कर वो दोनों बिजली की सी तेजी से नीचे आए। मारून ने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया था। यहाँ ऐसे आसार तो हैं जैसे बहुत से लोग जमीन पर पड़े रहे हों, सुजैन ने इधर उधर देखते हुए कहा और मारून ने भी सर हिला दिया। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पूरे मब में इमरान और उसके साथियों को तलाश कर डाला और वो कहीं ना मिले तो उन दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब, ये कहाँ गायब हो गए? सुजैन ने ऐसे कहा जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि आखिर बेहोश और बेहिस अफराद कहाँ गायब हो सकते हैं। वही हुआ जिसका मुझे खतरा था, वो लोग किसी पुरअसरार तरीके से ठीक हो गए और हमारे यहाँ पहुंचने से पहले निकल गए, मारून ने होठ चबाते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर फ्रैंक दुनिया का मशहूर साइंसदान है, वो गलत बयानी कैसे कर सकता है? मैं उससे बात करती हूँ, सुजैन ने होठ चबाते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गई। मारून उसके पीछे था। हेलीकॉप्टर में बैठकर सुजैन ने बिजली की सी तेजी से डॉक्टर फ्रैंक की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और चीख चीख कर कॉल देनी शुरू कर दी। यस, डॉक्टर फ्रैंक बोल रहा हूँ, अब क्या हो गया है? एक तो मैं तुम्हारी इन कॉलों से तंग आ गया हूँ, मुझे काम भी करने दोगी या नहीं, ओवर। दूसरी तरफ से डॉक्टर फ्रैंक के गुस्से में चीखती हुई आवाज सुनाई दी। डॉक्टर फ्रैंक, मैं सिया मब से बोल रही हूँ,
वो इमरान और उसके साथी यहाँ मौजूद नहीं है। ओवर। सुजैन ने उसी तरह चीखते हुए लहजे में कहा, क्या क्या कह रही हो? क्या कहीं अंधी तो नहीं हो गई? वो कहाँ जा सकते हैं? जैकब ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि उसने उन्हें मब के खुले सहन में डाल दिया था और तुम कह रही हो कि वो वहां मौजूद नहीं है। ओवर। डॉक्टर फ्रैंक ने इंतहाई कड़क लहजे में कहा, मैं दुरुस्त कह रही हूँ डॉक्टर फ्रैंक, वो वाकई यहाँ मौजूद नहीं है। अलबत्ता यहाँ मब के सहन में ऐसे आसार मौजूद है कि यहाँ कुछ अफराद जमीन पर पड़े रहे हों। यहाँ रेमिका ट्री के मसले हुए पत्ते और टूटी हुई शाखें भी पड़ी हैं, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं हैं, जबकि आप कह रहे थे कि वो एक हफ्ते तक ठीक नहीं हो सकते। ओवर। सुजैन ने न जाने किस तरह अपने आप पर जबर करते हुए लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, वरना यकीनन उसका दिल चाह रहा था कि लेबोरेटरी में घुस जाए और उस सन की बूढ़े डॉक्टर फ्रैंक को गोलियों से उड़ा दे। लेकिन वो जानती थी कि डॉक्टर फ्रैंक की तंजीम में क्या हैसियत है, इसलिए अपने आप पर जबर कर रही थी। गायब है रेमिका ट्री के मसले हुए पत्ते और शाखें। ओ, एक मिनट। ओ, वाकई रेमिका ट्री के रस में ऐसे असरात हो सकते हैं जिनसे LS30 और T3 के असरात खत्म किए जा सके, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? कोई दूसरा आदमी ही कर सकता है। वो तो सब बेहोश और बेहिस थे, और दूसरा ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है? जाहिर है वो ऐसा आदमी हो सकता है जो उनके असरात और तोड़ जानता हो। मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही। जैकब या उसका कोई आदमी भी इस कदर गहरा इल्म नहीं रखता। वो तो आम से लड़ने भिड़ने वाला ग्रुप है, फिर ये कैसे मुमकिन हो गया? ओवर। इस बार डॉक्टर फ्रैंक के लहजे में शदीद हैरत थी। आपको उन्हें वही लेबोरेटरी में ही गोलियों से उड़ा देना चाहिए था। अब वो लेबोरेटरी के लिए खतरा बन गए हैं। ओवर। सुजैन ने होठ चबाते हुए कहा, क्या बक रही हो? लेबोरेटरी के लिए वो कैसे खतरा बन सकते हैं? वैसे भी उनका तमाम सामान 01 में है, और मैं जैकब को कहकर हमेशा के लिए मब्द वाले रास्ते को ही मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता हूँ। फिर चाहे वो मब्द पर एटम बम क्यों ना मारते, रास्ता खुल ना सकेगा। तुम उन्हें चेक करो, वो अगर ठीक भी हो गए होंगे तो मब्द के इर्द गिर्द कहीं भटकते फिर रहे होंगे। और अब मेरी तरफ से इजाजत है, चाहे उन्हें जिंदा रखो या गोलियों से उड़ा दो, मुझे अब इसकी परवाह ना होगी। लेकिन बहरहाल अब मुझे दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब न करना। ओवर एंड ऑल। डॉक्टर ने तेज तेज लहजे में कहा, और उसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। मादाम ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। डॉक्टर ठीक कह रहा है, वो अगर किसी पुरअसरार तरीके से ठीक भी हो गए हैं तो बगैर असला के वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? यहीं कहीं घूमते फिर रहे होंगे और हम हेलीकॉप्टर से उन्हें चेक करके उन पर गोलियों की बारिश बरसा सकते हैं। सुजैन ने कहा, हो सकता है वो कैंप की तरफ ही गए हों। जाहिर है उन्हें असला चाहिए, और असला उन्हें कैंप से ही मिल सकता है। और जीरो सर्किट ऑफ हो चुका है, और वो पुजारी भी उनके साथ है। वो सारे रास्ते जानता है। मारून ने कहा तो सुजैन बेख्तियार चौंक पड़ी। ओ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, तुम्हारा तजुर्बा वाकई बेहतरीन होता है। बहरहाल तुम फिक्र न करो, वो हमारा अब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अब तो सही मानों में उनका शिकार खेलने में लुत्फ आएगा। मैं सुजो को अलर्ट कर देती हूँ, सुजैन ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक बार फिर उसने ट्रांसमीटर पर सोजो की फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, सुजैन कॉलिंग ओवर। सुजैन ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन करके कॉल देनी शुरू कर दी। यस, सोजो अटेंडिंग यू मादाम। ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से सोजो की आवाज सुनाई दी। सोजो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रुप सिया मब से फरार हो गया है। हो सकता है वो जीरो सर्किट ऑफ होने की वजह से हमारे खास इलाके में दाखिल हो गए हो। मैं वापस हेडक्वार्टर आ रही हूँ, तुम उन्हें तलाश करो। लेकिन सुनो, तुमने उन्हें खत्म नहीं करना, सिर्फ मुझे इत्तला देनी है कि वो कहाँ है। समझ गए हो? मैं खुद उनका शिकार खेलना चाहती हूँ। ओवर। सुजैन ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, यस मादाम। ओवर। सोजो ने जवाब दिया, और सुजैन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चलो अब पहले उन्हें हम इर्द गिर्द तलाश कर ले, अगर ना मिले तो फिर वापस कैंप चले जाएंगे। सुजैन ने पायलट सीट पर खामोश बैठे हुए मारून से कहा, और मारून ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट किया। और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर मब्द के गिर्द फैले हुए जंगल के ऊपर चकराता फिर रहा था। मादाम ने हेलीकॉप्टर में मौजूद इंतहाई ताकतवर दूरबीन निकालकर आंखों से लगाई हुई थी, और वो मुसलसल नीचे झांक कर जंगल का जायजा ले रही थी। लेकिन जब काफी दूर दूर तक चक्कर लगाने के बावजूद उनमें से कोई आदमी नजर न आया तो सुजैन ने एक तवील सांस लेते हुए सर अंदर किया और दूरबीन आंखों से हटा दी। वापस कैंप चलो, अब सुजो ही उन्हें तलाश करेगा, सुजैन ने मारून से कहा। और मारून ने असबात में सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा और उसे इंतहाई रफ्तार से उड़ाता हुआ वापस कैंप की तरफ बढ़ने लगा। सुबह होते ही इमरान ने सबसे पहले तो बोजारी से जंगल के अंदरूनी हिस्सों और खास तौर पर सुजैन के कैंप के मुतालिक पूरी तफसीलात मालूम की, और फिर उसने रवानगी का ऐलान कर दिया। अब क्या हमें दोबारा उन पहाड़ियों की तरफ जाना होगा? सफदर ने पूछा। नहीं, अब इतना लंबा रास्ता हम इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि यकीनन अब सुजैन और उसके साथी हम पर टूट पड़ेंगे।
और सबसे अहम मसला ये है कि हमारे पास कोई असला भी नहीं है जिससे हम जबरन लेबोरेटरी में दाखिल हो सके। इसलिए अब हमें बराह रास्त पहले सुजैन के कैंप पर हमला करना होगा और फिर वहां से जरूरी असला भी हासिल किया जाएगा और फिर लेबोरेटरी में दाखिल होकर उस डॉक्टर फ्रैंक को कवर करके उससे जीरो फाइल वापस भी हासिल करनी है और इस लेबोरेटरी को भी तबाह करना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, वो जीरो सर्किट रास्ते में हायल होगा, टाइगर ने कहा।